स्थित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी અને મંચ ઉપરના સૌ સાથી મિત્રો ઉપસ્થિત આપ સૌ બંધુ ભગીની દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વની અંદર માનનીય નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામનજીએ 9મી વખત બજેટ જે રજૂ કર્યું છે એ સર્વવ્યાપક સર્વસ્પર્શી સર્વસમાવેશી આ બજેટ છે અને આવા સતત બજેટોને કારણે જ 2014 માં ભારતની અર્થવ્યવસ્થા 11મા ક્રમે હતી જે આજે ચોથા નંબર સુધી પહોંચી છે અને આવનારા દિવસોમાં ઝડપથી એ ત્રીજા ક્રમે પહોંચવાની છે। તો આ બજેટના અંદર શું વસ્તુઓને સમાવેશ કરેલી છે, કઈ રીતે સામાન્ય જનને, ખેડૂતોને, મછવારોને, મહિલાઓને દરેકને સમાવીને આ બજેટ બનતું હોય છે એની વ્યાપક રીતે નોંધ આપ સૌના માધ્યમ દ્વારા સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર સમગ્ર રાજ્યોમાં યોજનાઓ પૈકી બનતી હોય છે। એ પૈકી ગુજરાત રાજ્યની અંદર પણ 4 મહાનગરોની અંદર આ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએથી પ્રવક્તાના સ્વરૂપે આ બજેટનું વિશ્લેષણ આપની સાથે થતું હોય છે। એટલે માનનીય ગોપાલ કૃષ્ણજી આપને સવિશેષ અને વિશેષ સ્વરૂપમાં આ વાત કરશે। એટલે એ સંદર્ભની આજની રાજકોટની આ પ્રેસ વાર્તા છે અને એ કેન્દ્ર સ્તરીય બજેટના સંદર્ભની આ વાર્તા હોય એ આ બજેટની વાર્તામાં એમના મંતવ્યો પણ રજૂ કરશે અને ત્યારબાદ આપણામાંથી जैसा अनिरुद्ध जी और प्रशांत जी, राजू जी ने बताया कि यह व्यापक चर्चा बजट के ऊपर पूरे देश में की जा रही है, क्योंकि बजट के ऊपर बड़ी मेहनत से काम करते हैं। और हमने देखा एक समय देश में यह चर्चा होती थी कि क्या गुड इकोनॉमिक्स, गुड पॉलिटिक्स है क्या, कहीं आर्थिक विषय का राजनीतिक रूप से उसका प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक विषय को लेके, देश की प्रगति को लेके, देश के आर्थिक विकास को लेके यह मार्ग चुना, तो आज हम देखते हैं कि केवल भारत की अर्थव्यवस्था ही तेज गति से नहीं बढ़ रही, बल्कि जो अभी यूरोपियन यूनियन और IMF जैसे वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी कह रहे हैं कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति से नहीं आगे ले जा रहा, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान कर रहा है। और यह केवल ऐसा नहीं है कि यह बिना मेहनत के पूरा काम हुआ है, यह 11वां बजट है। और जब वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में आदरणीय निर्मला जी सीतारमण जी ने कहा था कि यह 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला महत्वपूर्ण बजट है और प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने लक्ष्य रखा है 2047 में विकसित भारत बनाने का, तो उसके लिए यह आधारभूत संरचना रखने वाला यह बजट है और उसकी महत्वता इसीलिए बहुत बढ़ गई है। इसके 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला तो बजट 1 वर्ष का खर्च और उसका जो आय है सरकार की, केंद्र सरकार की, उसके बारे में कहाँ सरकार किन किन विषयों पे फोकस करते हुए खर्च करेगी, उसके बारे में डिटेल से सारा उसमें पार्लियामेंट संसद के पटल पे रखा जाता है। और उसके साथ ही जो 16th फाइनेंस कमीशन है, जिसके बारे में प्रदेश की जो सरकारें हैं वो बहुत काफ़ी समय से उसको सरकार ने पहले बजट में 25% से घटा दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण पूरी अर्थव्यवस्था के लिए रहता है कि इनडायरेक्ट टैक्स, GST, जिस तरह का इनडायरेक्ट टैक्स का जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसके बारे में समाज और देश काफ़ी सोचता है, उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स 2017 में जब लागू हुआ था उस समय इनडायरेक्ट टैक्स 28 से 30% था, उसको घटा के सरकार ने GST के अंतर्गत 10.5% के नीचे ले आए। कॉर्पोरेट टैक्स घटाया, इनडायरेक्ट टैक्स 28 से 30% से घटा के 10.5% कर दिया और इंडिविजुअल टैक्स को पिछले बजट में 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया था।
यह तो महत्वपूर्ण तरीके से टैक्स के अंदर बदलाव किया। पिछले 4-5 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण खर्चे से डेवलपमेंट किया। आप सब घूमते होंगे इधर उधर, जिस तरह से सड़क बनी है, एक्सप्रेसवे बने हैं, फ्रेट कॉरिडोर बने हैं, रेल कॉरिडोर बने हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, मेट्रो का पूरी तरह से जिस तरह से विस्तार हुआ है, तो लगभग 11 लाख करोड़ का हर साल कई वर्षों से केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत खर्च किया है, जिसके कारण ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर अर्थव्यवस्था के बारे में हम चिंता करते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी चाहिए, ईज ऑफ लिविंग भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होनी चाहिए, रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की, उसके अंतर्गत कॉम्पिटिटिव लेवल पे आगे बढ़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया है। साथ में लेबर कोड भी पिछली बार